Good morning students. सुप्रभात सभी को. As we are learning about the chapter The Mughal Empire, इस चैप्टर में हम देख चुके हैं कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की, उससे आगे आने वाले 3 सम्राट कौन कौन से थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए. Today we are going to learn in part 2 about the next 3 rulers, the system of succession which was adopted by the Mughals, as well as the system of revenue collection or tax collection which was adopted by the Mughals. So let us begin our second part of the chapter, and we will start from Jahangir. Here you can see an image of the emperor. He ruled from 1605 to 1627. मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड ड्यूरिंग हिज रीन. इसके कार्यकाल में जो अकबर ने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किए थे साउथ में और वेस्ट में, वो चलते रहे. द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुग़ल सर्विस. इन्होंने मेवाड़ के राजा को पहले हराया, उसके बाद उन्होंने मुग़ल सर्विस को एक्सेप्ट किया और अलायंस किया जहांगीर के साथ. ही लेड सम लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम्स एंड अहमदनगर state. It was believed that his wife Noor Jahan controlled his court and power for 15 years. नूर जहाँ जो कि उनकी एक बेगम थी, उनकी 20वीं बेगम थी, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया इनके कोर्ट को, और उस कोर्ट की बदनामी भी यह इन शब्दों से हुई कि उसको पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना गया. उसके अंत के कुछ सालों में उनका जो बेटा था प्रिंस खुर्रम, जो कि आगे जाके शाहजहां एम्परर बनने वाला था, उसने विद्रोह कर दिया, और हिज वाइफ वाज आल्सो नॉट एबल टू कंट्रोल दैट रेबेलियन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूल ऑफ जहांगीर. नेक्स्ट केम शाहजहां, हु रूल्ड ओवर द मुगल एम्पायर फ्रॉम 1627 टू 1658. 1627 से 1658 तक उन्होंने शासन किया. ही लेड मिलिट्री कैंपेन्स इन द डेक्कन. In 1629 he defeated the governor of Deccan, खान जहान लोदी, जो कि एक अफगान नोबल था, जो विद्रोह किया जिसने, और जिसको शाहजहां ने हराया 1629 में. The Bundelas were defeated and Orcha was seized. In 1632 अहमदनगर was finally annexed. 1632 में उन्होंने अहमदनगर राज्य पर भी कब्जा किया. औरंगजेब किल्ड हिज 3 ब्रदर्स एंड एमर्ज्ड विक्टोरियस. इनके ही एक बेटे औरंगजेब ने अपने बाकी भाइयों को मारा और वो विजयी हुआ. इसके साथ साथ उसने शाहजहां को भी जेल में बंद किया आगरा में, और खुद को नया शासक घोषित किया. सो नेक्स्ट केम वॉज औरंगजेब. ही वॉज अ वेरी ड्रेडेड एंड पावरफुल रूलर. ही रूल्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर. ही रूल्ड फ्रॉम 1658 टू 1707. इन द ईयर 1663 ही डिफीटेड द अहोम्स. अहोम का जो विद्रोह था उसको कुचलने में कामयाब हुए 1663 में सॉरी. द अहोम्स, राठौर राजपूत एंड मराठाज रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब. अहोम्स ने, राजपूत राठौर राजाओं ने और मराठाज ने विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ. 1685 ही एनेक्स्ड बीजापुर. इन 1687 ही एनेक्स्ड गोलकोंडा. तो साउथ के जो कैंपेन्स थे उनको पर्सनली मैनेज कर रहे थे औरंगजेब, और उनको काफ़ी फैसिनेशन था कि साउथ में मिलिट्री कैंपेन्स उनको चलाने हैं, और ज़्यादातर जो राज्य हैं उनको अपनी पावर दिखानी है, अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लाना है. फर्दर अगर हम बात करें, देयर वॉज अ रिबिलियन इन नॉर्थ ऑल्सो फ्रॉम द जाट्स, द सिख्स एंड द सतनामीज. तो साउथ में इतना ध्यान उनका केंद्रित हो गया था कि नॉर्थ में भी कुछ शक्तियाँ काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी, और उन्होंने भी विद्रोह स्टार्ट किया मुग़ल एम्पायर के खिलाफ. हिज डेथ लेड टू अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग हिज सन्स. इनकी मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उसके बेटों में अब सत्ता कौन संभालेगा, उसके लिए संघर्ष होने लगा, सत्ता का संघर्ष. ही वॉज द लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द मुग़ल एम्पायर, और उनको ही मुग़ल साम्राज्य का आखिरी शक्तिशाली शासक भी माना जाता है. इसके बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ. द मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन स्टार्टेड आफ्टर हिज रीन. तो ये तो बात की हमने जो पहले पार्ट में 3 शासकों की बात की, अगले भाग में और 3 शासक, जो 6 मुख्य शासक थे और जो शक्तिशाली शासक थे मुग़ल साम्राज्य के, उनके बारे में अब बात करते हैं कि सक्सेशन यानी कि वो हेरिडिटरी
जो रूल था या राजगद्दी थी वो किसको मिलती थी। तो उस समय की अगर हेरिडिटी की बात करें तो द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर, यानी कि ज्येष्ठाधिकार में वो बिलीव नहीं करते थे। वो बिलीव करते थे कि जो पूरे प्रॉपर्टी है, जो साम्राज्य है, वो सभी भाइयों में बराबर बांटा जाए, जिसको हम कोपर्सनरी भी कहते हैं। तो प्राइमोजेनिचर एक शब्द हमने पढ़ा जिसका मतलब है ज्येष्ठ अधिकार, यानी कि बड़े बेटे को ही साम्राज्य मिलेगा राजा के बाद। और दूसरा जो सिस्टम था वो था कोपासनरी, जिसमें सभी बेटों में साम्राज्य का विभाजन होगा। सो द मुगल्स बिलीव्ड इन द सेकेंड सिस्टम, दैट इज कोपासनरी सिस्टम ऑफ डिविजन ऑफ पावर। विच डिविजन ऑफ पावर डू यू थिंक इज फेयर डिविजन ऑफ इनहेरिटेंस? आपको क्या लगता है कि कौन सा डिविजन ऑफ पावर प्राइमोजेनिचर या कोपासनरी में से ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? सो इफ यू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ मुगल्स विद द अदर किंग्स और अदर स्मॉलर रूलर्स, so here we will find that the Mughals constantly campaigned against rulers who refused their authority. मुगल्स ने उन सभी राज्यों और राजाओं के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स किए, युद्ध लड़े जो उनके डायरेक्ट अथॉरिटी को नहीं मानते थे। पर बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे, जैसे कि राजपूत राजा थे, जिन्होंने उनकी अथॉरिटी को माना और उनके साथ संधियां की। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस। बहुत सारों ने अपने बेटियों की और अपनी बहनों की शादी मुगल रूलर्स से कराई और हायर पोजीशंस में बैठे वो मुगल्स के कोर्ट में। बट मैनी ऑफ द राजपूत्स रेजिस्टेड एंड फॉट अगेंस्ट द मुगल्स। पर बहुत सारे जो राजपूत राजा थे अथॉरिटी को नहीं माना और मुगलों के खिलाफ युद्ध किए। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम की, जिसको मनसबदारी या जागीरदारी सिस्टम बोला, और उसमें जो व्यक्ति टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उनको मनसबदार्स और जागीरदार्स बोला। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो मनसबदार या जागीरदार है, ये एक अथॉरिटी है, एक रैंक है किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला मुगल सम्राट के द्वारा। तो मुगल सम्राट कुछ व्यक्तियों को टैक्स कलेक्ट करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भेजते थे, उनको हम मनसबदार या जागीरदार के नाम से जानते हैं। द पीपल हु जॉइंड मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार्स। वो लोग जो मुगल सर्विस में आते थे उनको एनरोल किया जाता था, ठीक है, उनका नामांकन किया जाता था और उनको मनसबदार्स के रूप में जानते थे। मनसबदार्स वर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड। तो ऐसा नहीं था कि किसी एक ही बैकग्राउंड या किसी एक ही स्पेशल फैमिली के लोगों को मनसबदार बनाया या जागीरदार बनाया जा सकता। बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग, जैसे कि तुरानीस जो टर्की से आए हैं, ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठाज एसेट्रा वर बीइंग मेड मनसबदार्स। द टर्म मनसबदार मीन्स एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब। मनसबदार का मतलब, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक रैंक है या पोजीशन है, ठीक है, जो मुगल दरबार में लोगों को मिलती थी और उसके साथ साथ उनको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार भी मिलता था एक पर्टिकुलर ज़मीन पर। कितनी बड़ी या कितनी छोटी होगी वो ज़मीन, वो डिपेंड करता था उस मनसबदार का रैंक क्या है, ठीक है। तो मनसबदारी या जागीरदारी सिस्टम एक ग्रेडिंग सिस्टम था जो मुगल्स करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ABCDE ग्रेड में बांट दिया जाए, एक एग्ज़ाम हो रहा है, सपोज करते हैं जिसके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आएंगे उसको A ग्रेड, जो 80 से 90 के बीच में आएगा उसको B ग्रेड, और इसी तरीके से अगर विभाजन करें, इसी तरीके से उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम कर रखा था मनसबदार्स का। कुछ को ज़्यादा हायर रैंक्स, कुछ को लोअर रैंक्स और कुछ को उससे लोअर रैंक। अब सवाल ये उठता है कि ये रैंकिंग वो काउंट कैसे करते थे? तो इन रैंकिंग्स को काउंट करने के लिए उन्होंने एक चीज़ का इस्तेमाल किया जिसको उन्होंने बोला ज़ात, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, जितनी ज़्यादा ज़ात किसी की होगी, या यहाँ पे जाति से मतलब नहीं है, इट डजंट मीन कास्ट, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल असेसमेंट ऑफ अ मनसबदार और जागीरदार। द हायर द ज़ात द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड लार्जर इज इज सैलरी। इसके अलावा मनसबदारी सिस्टम में रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती थी। जितनी बड़ी जिस इंसान की पोजीशन होती थी, रैंक होती थी, उसी के हिसाब से उसको सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। अब आगे बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मनसबदार। अ मनसबदार हैड टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन।
तो ऐसे व्यक्ति जो घोड़ों पर बैठकर युद्ध लड़ते हैं उनको हम घुड़सवार या कैवलरी मैन कहते हैं, या सिर्फ सवार के नाम से भी जानते थे मुगल कार्यकाल के दौरान। They get these cavalrymen and their horses registered and then received money to pay them as salary. तो मनसबदार ऐसे घोड़े और ऐसे घुड़सवार सैनिकों को हर समय मेंटेन करके रखते हैं ताकि जब भी मुगल जो एम्परर है उसको ज़रूरत हो सैनिकों की और घोड़ों की तो उनको वहाँ पर यूज़ किया जा सके। तो और ये स्पेसिफाइड भी था कि कितने घोड़े और जवान उनको हर समय मेंटेन करके रखने हैं। इस पे नज़र रखी जाती थी कि वो कहीं इतने ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाएं कि विद्रोही कर दें राजा के खिलाफ। और जितने ज़्यादा घोड़े और सैनिक कोई व्यक्ति रखता था उसी के हिसाब से मुगल एम्परर से उसको पेमेंट मिलती थी, सैलरी मिलती थी, ताकि वो अपने सैनिकों को भी सैलरी दे सके। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स। और मनसबदार को स्वयं की सैलरी कैसे मिलती थी? उनको रेवेन्यू कलेक्ट या टैक्स कलेक्ट करने के लिए बोला जाता था अपनी जागीर से, जिसमें से कुछ हिस्सा वो अपने आप के लिए रखता था एज अपनी सैलरी और बाकी हिस्सा किसको देता था? मुगल एम्परर को, मुगल सम्राट को। दे हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम देयर असाइनमेंट थ्रू देयर सर्वेंट्स। परंतु एक विचित्र बात यह थी कि मनसबदार जो थे, जो जागीर उनको मेंटेन करने बोली थी या जिस जागीर से वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे, रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे या और भी किसी काइंड में रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे, वो उस जागीर पर रहते नहीं थे बल्कि वो किसी और ही हिस्से में रहते थे साम्राज्य के, परंतु अपनी जागीर से वो टैक्स कलेक्ट करते थे। फिर कैसे कलेक्ट करते थे? अपने सर्वेंट्स, अपने नौकरों की मदद से। सो नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग द मनसबदारी सिस्टम। तो ये देखा गया कि जो पहले के जो 3 राजा थे, स्पेशली अकबर के दौरान काफ़ी अच्छा एक मनसबदारी सिस्टम था, कंट्रोल था, पर औरंगज़ेब के आते आते ये कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। मोस्ट ऑफ द मनसबदार सर्व्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम एंड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट। ज़्यादातर मनसबदार एक अलग ही इलाके में अपना कार्य कर रहे थे और वो टैक्स कलेक्ट किसी और हिस्से से कर रहे थे। ड्यूरिंग अकबर्स रीन देयर वाज प्रॉपर असेसमेंट एंड कंट्रोल ओवर जागीर्स, बट औरंगज़ेब लॉस्ट कंट्रोल एंड ऑफन रिसीव्ड लेस रेवेन्यू। बट औरंगज़ेब के कार्यकाल में क्या हुआ? जो रेवेन्यू, जो टैक्सेस कलेक्शन आ रहा था उससे ज़्यादा उसका खर्चा हो रहा था, यानी कि उससे ज़्यादा वो सैलरीज में दे रहा था मनसबदार्स को, यानी कि मनसबदार्स एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और जो रेवेन्यू है वो उस हिसाब से मुगल एम्परर को नहीं दे रहे थे। एज अ रिजल्ट द पीजेंट्स ड्यूरिंग औरंगज़ेब्स रूल सफर्ड अ लॉट इनटू द हैंड्स ऑफ जागीरदार्स। तो यह थी कहानी जागीरदार्स की, मनसबदारी सिस्टम की, क्या वो सिस्टम था, कैसे टैक्स कलेक्ट करते थे, और औरंगज़ेब की। नाउ वी मूव ऑन टू असाइनमेंट पार्ट। हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, हु आर द मनसबदार्स एंड द जागीरदार्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज जात। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। Question number 4, describe the relationship of Mughals with other rulers. Question number 5, what tradition of succession was used by the Mughals? I hope you understood the topics well. If the video was informative, please like it. Share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvement in the upcoming videos. And do not forget to subscribe my channel for the latest updates and new videos. Thank you and have a nice day.